हेलो स्टूडेंट्स, मैं इकबाल सर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मोशन क्लास 9th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में बेसिकली हमें 2-3 टर्म्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन ये चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है क्योंकि इस चैप्टर पे आगे फिजिक्स का बहुत कुछ टिका हुआ है। जैसे उन टॉपिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पढ़ना है कि मोशन किसको कहते हैं, उसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और इसके बाद आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये आपको समझने की ज़रूरत है क्योंकि इसको आपको मैथमेटिकली और ग्राफिकली प्रूफ भी करना पड़ेगा। बाकी ये सारे टर्म्स जो है बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनको आपको थोड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है बस। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ जाएंगे। बस ध्यान से वीडियो को देखें, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है मोशन है क्या, किस चीज़ को हम मोशन में कहते हैं। सपोज कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो क्या हम मोशन में हैं? नहीं है। और अगर हम चल रहे हैं तो मोशन में हैं? है ना। बेसिकली हम लोग यही समझते हैं कि अगर हम रुके हुए हैं तो रेस्ट में है ना, लेकिन अगर चल रहे हैं तो मोशन में है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि चलता हुआ ऑब्जेक्ट भी मोशन में नहीं होता है और रुका हुआ ऑब्जेक्ट भी मोशन में हो जाता है। तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कट समझने की ज़रूरत है कि हम कब कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। क्लियर? तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम मोशन कहेंगे किसको? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when it changes its position continuously with respect to a stationary object taken as a reference point। कहने का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में हम तब कहेंगे जब उसका कंपैरिजन किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ किया जाएगा, यानी किसी फिक्स्ड, किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे पूछे कि बताइए ये एक लड़का है बी नाम का, बताइए लंबा है कि छोटा है? आप बता सकते हैं? किसी को लगेगा ये लंबा है, किसी को लगेगा छोटा है। लेकिन अगर हम इसका कंपेयर कर दें, बताइए सी के कंपैरिजन में ये बी जो है लंबा है कि छोटा है, तो अब इजीली कंपेयर करके बताया जा सकता है कि सर सी से तो ये लंबा है। लेकिन इसी का कंपैरिजन अगर हम ए के साथ कर दें और पूछे अब बताओ ए के कंपैरिजन में बी लंबा है कि छोटा है, तो सर बी तो ए से छोटा है। यानी ये बी जो है ये लंबा भी है छोटा भी है, डिपेंड करता है हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं। अगर ए के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो बी छोटा है, अगर सी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो बी लंबा है ना। इसी तरीके से मोशन, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है ये हम तभी बता सकते हैं जब उसका कंपैरिजन किसी भी बॉडी के साथ किया जाए। क्लियर? तो कुछ एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। मैं यहाँ खुद मोशन में हूँ या नहीं हूँ? अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया, ये फिक्स्ड है, स्टेशनरी है, और आप मुझे देखिए मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ और बोलते 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 क्या इस पॉइंट से मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है? नहीं, जितना डिस्टेंस कंटिन्यूअसली है उतना ही बना हुआ है। इसका मतलब कि आई एम इन रेस्ट। ठीक है, लेकिन बोलते बोलते मैं चलने लगा तो धीरे धीरे आपको क्या दिख रहा है कि इस पॉइंट से मेरा डिस्टेंस क्या हुआ? चेंज हुआ। पहले मैं यहाँ था, धीरे धीरे मेरा पोजीशन चेंज होते जा रहा है ना। तो इट मीन्स आई एम इन मोशन। यानी कि जब भी आप किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के साथ, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करेंगे तभी आप मोशन में कहलाएंगे। क्लियर? तो अगर आप ट्रेन में बैठ करके कहीं जा रहे हो तो आपको दिखता है कि रास्ते में पेड़, लगता है पेड़ पौधा ही पीछे जा रहा है, हम वहीं के वहीं रुके हुए हैं, है ना। तो बताइए आप मोशन में या पेड़ मोशन में है? किसी को लगेगा कि सर हम चल रहे हैं ट्रेन से तो हम मोशन में होंगे, किसी को लग रहा होगा नहीं सर हम तो जहां है वहीं हैं, पेड़ मोशन में है। तो कैसे कह सकते हैं बताइए?
तो मैंने क्या कहा कि हमेशा हम लोग मोशन के बारे में कब कहेंगे, जब कंपेयर करेंगे किसके साथ। अगर हम बात करें ट्रेन के बाहर खड़े पेड़ पौधे या फिर पोल की, तो वो उसको अगर हम लोग स्टेशनरी मानते हैं तो हमारा पोजीशन उसके हिसाब से चेंज हो रहा है ना। पोल वहीं का वहीं खड़ा और हम क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है ना, इसका मतलब हम मोशन में हैं, है ना। अगर मान लिया ये ब्लैक बोर्ड यहीं पे है और हम चलते चलते कहीं और चले जाएं, तो अगर इसको हम लोग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मान रहे हैं तो हम मोशन में हैं। लेकिन ट्रेन में बैठे हुए आपके सामने वाले आदमी के साथ हम आपका कंपैरिजन करें कि वो बैठा हुआ, अगर उसको हम लोग स्टेशनरी पॉइंट मान रहे हैं, उसको हम रिफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, तो जरा आप गौर कीजिए कि जब स्टेशन से ट्रेन खुली तो उसके और आपके बीच में जो डिस्टेंस था, धीरे धीरे ट्रेन चलती ही जा रही है, लेकिन क्या आपके और उसके बीच के डिस्टेंस में कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। आप धीरे 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 धनबाद से पहुंच गए, गोमो से पहुंच गए, गया से पहुंच गए पटना, लेकिन आप दोनों के डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया ना, ऐसा नहीं ना, दोनों दूर होते जाते हैं, नहीं ना। तो इसका मतलब अगर उस आदमी को हम रिफरेंस पॉइंट मान रहे हैं तो फिर हम मोशन में नहीं है, क्योंकि उसके कंपैरिजन में हमारा पोजीशन चेंज नहीं हुआ। लेकिन यही ट्रेन के बाहर कोई लड़का अगर आपको टाटा कर रहा है तो उसके कंपैरिजन में आप मोशन में हैं, क्योंकि वो लड़का जहां खड़ा था आपका पोजीशन धीरे धीरे उससे चेंज होता गया, है ना। अगर आप अपने आप को रिफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, फिक्स पॉइंट मान रहे हैं ट्रेन के अंदर, तो आप जब बाहर देखेंगे तो आप तो फिक्स है, आप अपने आप को स्टेशनरी मान रहे हैं, लेकिन पेड़ का पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, पेड़ धीरे धीरे दूर होते जा रहा है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सर ट्री इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू मी, है ना। तो बात रिफरेंस पॉइंट का होता है सर, आप किसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसी के हिसाब से मोशन की परिभाषा दी जाती है। क्लियर है? तो चलिए कुछ एग्जांपल आप जल्दी जल्दी बताइए कि मोशन में है या नहीं है। आप किसी बस से ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर फ्रूट सेलर मोशन में है, किसके कंपैरिजन में? सर आपके कंपैरिजन में। हाँ, तो आपके कंपैरिजन में फ्रूट सेलर मोशन में है। आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आपके बगल वाले सीट के कंपैरिजन में आप मोशन में हैं? नहीं है। आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं और बगल में एक और बस चल रहा है जिसके अंदर एक और पैसेंजर है और दोनों बस एक साथ चल रहा है, तो उस पैसेंजर के कंपैरिजन में क्या आप मोशन में हैं? नहीं है, क्योंकि दोनों पैरेलल चल रहा है ना। दोनों साथ चलने की वजह से क्या हो रहा है कि दोनों जितना चेंज इसके पोजीशन में हो रहा है उतना ही चेंज आपके पोजीशन में भी हो रहा है, तो जो एक दूसरे के रेफरेंस में दोनों का कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो आप मोशन में नहीं होंगे। क्लियर? मोशन का डेफिनेशन क्या होगा? A body is said to be in motion when it changes its position continuously with respect to a stationary object taken as a reference point. Okay? नेक्स्ट चलते हैं, डिस्टेंस किसको कहते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है सर? अगर हम जितना ट्रैवल करते हैं, एक्चुअली जितना हमको चलना पड़ता है उसको डिस्टेंस कहते हैं, है ना। और डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? शॉर्टकट को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इतना आप मान के चलिए, शॉर्टकट जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सपोज कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना पड़ा, आपने टीचर से परमिशन लिया, सर मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, लेकिन आप उतने भी शरीफ नहीं है कि सीधे ड्रिंक वाटर करे और वापस आ जाए, ऐसा नहीं होता है ना। आपने पॉइंट ए से परमिशन लिया और जाना बी तक था, लेकिन आप गए, टॉयलेट गए, फिर घूमे, फिर दूसरे सेक्शन वाले के पास से घूमते घूमते फिर आए, फिर यहाँ पे आके आपने पानी पिया, है ना। ऐसे ही होता है ना। तो अगर हम बात करें कि आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, देखिए ए से बी तक अगर आप सीधा पानी पीने सीधा जाते तो आपको मुश्किल से चलना पड़ता 10 मीटर, लेकिन आपने क्या किया, घूम फिर करके क्या किया, इधर से 20 मीटर चल करके आए, 20-25 मीटर चल करके आए। तो इसका मतलब कि आपने एक्चुअली में जितना चला वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। और जो शॉर्टकट, जो इनिशियल पॉइंट यानी जहां से आपने शुरुआत किया और फाइनल पॉइंट जहां पे आपका जर्नी खत्म हुआ, उन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, जो शॉर्टेस्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। यानी अगर पॉइंट ए से हम पॉइंट बी तक जाने की बात करें तो हम बोले एकदम शॉर्टकट वे में जाना है, तो क्या ये शॉर्टकट है? नहीं। क्या ये शॉर्टकट है? नहीं। क्या ये शॉर्टकट है? सबसे ज़्यादा शॉर्टकट क्या होगा?
स्ट्रेट लाइन, हम सीधे एकदम नाक के सीधे में चलते जाए तो वो क्या कहलाता है, शॉर्टेस्ट पॉइंट। तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्लियर है? चलिए कुछ और एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। एक लड़का था पॉइंट ए पे खेल रहा था, ठीक है, बहुत बुलाने पे भी अपने पापा का वो नहीं जा रहा था, ठीक है। तो उसके पापा छड़ी लेके जब उसको दौड़ाना शुरू किए तो वो भागा पॉइंट बी की तरफ, ठीक है। लेकिन फिर उसको लगा कि पापा उसको आकर के पकड़ सकते हैं, तो उसको पॉइंट सी पे उसके अंकल नजर आए, तो वो क्या हुआ, घूम गया सी की तरफ, अपने अंकल की तरफ। तो अगर बताइए उसके पापा को उसको पकड़ना हो तो क्या इसके पीछे पीछे दौड़ेंगे या इधर से शॉर्टकट मारेंगे? ऑब्वियस है कि अगर ये ऐसे जा रहा है तो इसके पापा अगर ऐसे जाएं तो उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लिया कि वो इधर से 3 मीटर चला हो और इधर से 4 मीटर चला हो, तो उसके पापा को कितना चलना पड़ेगा? तो ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16। तो AC पे से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, 9 प्लस 16 25, यानी कि 5, यानी कि 5 मीटर इसके पिताजी को उसके पीछे जाना पड़ेगा। तो अगर हम पूछे कि इसमें डिस्टेंस कितना हुआ, ये अगर ये बच्चा जो दौड़ा तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जितना एक्चुअली में वो चला, 3 और 4 कितना हो गया, 7 मीटर। और इसका इस बच्चे का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो इस बच्चे का डिस्प्लेसमेंट हो गया जहाँ से वो स्टार्ट किया और जहाँ वो ख़त्म किया, उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पॉइंट, यानी 5 मीटर। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होता है, तो आपको डायरेक्शन बताना जरूरी है। तो अभी हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हुआ, ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, ये, ठीक है। तो ये डायरेक्शन क्या है, AC, 5 मीटर क्या लिखेंगे, AC की तरफ, A से C की तरफ। तो आपको ये डायरेक्शन जरूरी है बताना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में। क्योंकि अगर हम इसके पिताजी के बारे में पूछे कि बताइए इसके पिताजी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इसके पिताजी ने तो एक्चुअली में 5 ही मीटर चला था, है ना। फादर का अगर हम पूछे तो डिस्टेंस कितना हुआ, एक्चुअली में तो वो 5 ही मीटर चले थे, तो 5 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो यहाँ से यहाँ का शॉर्टेस्ट पॉइंट भी यही बनता है, 5 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है ना। डिफरेंस क्या होगा कि डिस्टेंस में हमको डायरेक्शन नहीं बताना है और डिस्प्लेसमेंट में बताना है। तो 5 मीटर A to C, AC लिख सकते हैं या फिर A to C लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही डिफरेंस है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझने के लिए पहले आप स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को समझिए, ठीक है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, यानी दिशा हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे बात करते हैं कि मैं अपने फिक्स पोजीशन से कुछ स्टेप्स चल रहा हूं, आपको काउंट करना है कितना स्टेप मैंने चला, बताइए मैंने कितना स्टेप कवर किया, 2, है ना। तो जब क्वेश्चन होगा कितना तो ये कहलाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए किधर तो ये कहलाएगा डायरेक्शन। तो मैंने अगर आपसे पूछा कि मैंने कितना स्टेप चला, तो आंसर क्या होगा? 2 स्टेप। और डायरेक्शन अगर मैंने पूछा कि किधर चला, राइट को चला या लेफ्ट को चला, तो आपका आंसर आएगा 2 स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट। तो जब इसमें लेफ्ट ऐड हो गया तो ये क्या हो गया? डायरेक्शन। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन से मतलब ना हो, उसको क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। जिसमें डायरेक्शन भी आ जाए उसको क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे अगर हम बात करें फोर्स, है ना, फोर्स, किसी चीज के ऊपर मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का,
तो बताइए उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? अच्छा मैंने बता दिया, कितना बताया? 5 न्यूटन। तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन अगर आपको किसी को कन्फ्यूजन भी हो सकता है, सर 5 मीटर का फोर्स, ऐसा भी हो सकता है कि 5 मीटर का फोर्स पुश करके लगाया गया होगा, धक्का देके लगाया गया होगा, या 5 न्यूटन का फोर्स पुल करके लगाया होगा, खींच के लगाया गया होगा। दो कंडीशन हो सकता है ना, या तो पुश करके या तो पुल करके। तो अगर हम उसमें ऐड कर देते हैं +5 न्यूटन, सपोज +5 न्यूटन का, तो मतलब हो जाएगा कि 5 न्यूटन पुश किया, -5 न्यूटन का मतलब पुल किया, है ना। तो फोर्स क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। लेकिन अगर हम बात करें वॉल्यूम की, बात करें मास की, अगर आप जाते हैं सब्जी दुकान पे, बोलते हैं 2 किलो सब्जी चाहिए, तो 2 किलो के साथ आप डायरेक्शन भी बताते हैं क्या? इधर से चाहिए, उधर से चाहिए, ऊपर से चाहिए, नीचे से चाहिए, नहीं ना। तो मास क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया, है ना। वॉल्यूम, अगर आप दूध वाले से दूध मांगते हैं तो दूध क्या लीटर में होता है? ये तो यानी उसका मैग्नीट्यूड है 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर। लेकिन लीटर के साथ साथ क्या उसमें कोई डायरेक्शन होता है? कोई डायरेक्शन होता है? किधर से चाहिए? प्लस में 10 लीटर, माइनस में 10 लीटर, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। तो आगे चल के हम लोगों को इसी तरीके से पढ़ना है कि इन सारे टॉपिक में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ ऐसे हैं जिनमें डायरेक्शन भी होगा, तो कुछ स्केलर है, कुछ वेक्टर है। क्लियर? तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं। हाँ तो बच्चों, मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसमें आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है कि क्या होंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक ऑब्जेक्ट है जो A से B की तरफ जा रहा है 10 मीटर ट्रैवल करके, फिर B से C 5 मीटर, फिर C से D 10 मीटर। आपको बताना है इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो जितना एक्चुअली चला होता है, एक्चुअली कितना चल रहा है? 10, फिर 5 15, और फिर 10 25। तो 10 + 5 + 10 यानी कि 25 मीटर इसका क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा, स्ट्रेट लाइन। और इनिशियल से फाइनल, इनिशियल कौन था? A, फाइनल कौन है? D। तो A से D की तरफ कितना है ये डिस्टेंस? तो अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस इसके बराबर है, यानी 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 मीटर। डायरेक्शन क्या हो गया? A to D। क्लियर है? इसी तरीके से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पता लगाएंगे। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं तो डिस्टेंस जितना एक्चुअल कवर किया है, कितना किया है? A से B 20 मीटर, फिर B से C फिर 20 मीटर, फिर C से D 15 मीटर, और फिर D से E फिर 15 मीटर, और फिर E से F 5 मीटर। तो टोटल जितना ये पाथ कवर किया उसको क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। कितना होगा सर? 20 20 40 और 30 70 और 5 75, यानी 75 मीटर क्या हो गया इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कौन होगा? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा इनिशियल से फाइनल की तरफ। ये कितना होगा? तो ये कितना होगा ये पता लगाने के लिए हम लोग ऐसे देखेंगे कि ये टोटल कितना था। इस साइड ये पूरा 20 था ना, जिसमें से ये 15 ट्रैवल हो चुका है। देखिए 20 में से ये 15 है, ये इतना पार्ट क्या है? इतना पार्ट है 15। तो ये जो बचा हुआ पार्ट हो गया है 20 में से 15 को अगर हम लोग माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा? 5 मीटर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। डायरेक्शन क्या होगा? A to F। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक लड़का है जो पॉइंट A से B की तरफ चलता है 40, फिर B से C चलता है फिर 40, फिर C से D चलता है 20, फिर D से E चलता है 50, और फिर E से F चलता है 20। तो टोटल इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 40 40 80 20 100 50 150 और 20 170 मीटर, है ना। तो ये हो गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पॉइंट इनिशियल से फाइनल की तरफ, है ना। तो स्टार्टिंग ये है, फाइनल ये है, शॉर्टेस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे अगर हम ये वाले डिस्टेंस की बात करें
तो ये कितना डिस्टेंस है आप चेक कीजिए। ये वाला मतलब आपको ये पार्ट निकालना है, ये पोर्शन के बराबर ये होगा। तो ये टोटल अगर 50 है, ये टोटल कितना है 50 है, ये पूरा 50 है ना, और ये कितना है 40 है। तो इस पूरे 50 में इतना तक तो ये 40 हो गया, तो ये बचा हुआ पार्ट 50 में से 40 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 10, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10 मीटर। ये 10 मीटर, और 10 मीटर कहाँ से कहाँ, ए से एफ की तरफ, ए टू एफ। क्लियर है? तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है, बना के मुझे सेंड करिए, नहीं बनता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बना दूंगा। तो अभी आगे देखने वाली बात यह है कि कुछ ऐसा कंडीशन होता है जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। कौन सा वो केस होगा, जब आप कहीं भी घूम फिर के किसी भी तरीके के शेप में घूम फिर करके वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। या फिर अगर आप सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं तो सर्कुलर पाथ में मूव करने की वजह से क्या होता है, बार बार उसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा। लेकिन 0 तभी होगा जब आप बार बार सेम पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। बहुत सारे कंडीशंस में सर्कुलर पाथ पे भी डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा। चलिए ऐसे ही कुछ केसेस को हम भी देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ कुछ क्वेश्चंस है सर्कल के फॉर्म में। इन चारों केसेस में हमें क्या बताना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। तो एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हम देखते हैं। अगर हम पहले केस की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट करके सर्कल को कंप्लीट करता हुआ वापस से ए पर पहुंच रहा है। ठीक है, तो इस केस में अगर आपको डिस्टेंस बताना हुआ तो डिस्टेंस कैसे बताएंगे, डिस्टेंस का मतलब जितना एक्चुअल पाथ कवर हुआ, एक्चुअली तो इतना ही चला है, यानी पूरे सर्कल की बाउंड्री लेंथ पे। तो सर्कल का बाउंड्री लेंथ क्या कहलाता है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, सरकमफरेंस कहते हैं। सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है ना। तो 2π क्या हो गया, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है इसका 14। इसको सॉल्व करेंगे, 44 टू 88, यानी 88 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जब कोई बॉडी कंप्लीट सर्कल करेगा 14 मीटर के रेडियस पे। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमें कोई डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं उसका डायरेक्शन कहाँ से लिखेंगे। क्लियर है? तो आपको जब कोई बॉडी वापस से घूम के उसी पोजीशन पे पहुंच जाता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। दूसरे केस में हम देखते हैं, यहाँ पे हाफ ऑफ द सर्कल की बात की जा रही है, यानी बॉडी ए से मूव करते हुए सर्कुलर पाथ पे कहाँ पहुंच रहा है, बी पे, यानी हाफ ऑफ द सर्कल है ना, ये वाला पोजीशन। तो अगर यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो क्योंकि सर्कल का हाफ का बात किया गया है तो सरकमफरेंस का हाफ हो जाएगा। सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/2, तो 2 कट गया, क्या हो गया πr। तो पाई का वैल्यू 22/7, r कितना है 14, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 44 मीटर। क्लियर? आप ऐसे भी यहाँ देख सकते हैं, जब कंप्लीट राउंड हो रहा था तो 88 मीटर, हाफ होगा तो 44 मीटर। तो डिस्टेंस तो समझ में आ गया। अगर हम लोग सर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में भी 0 का आधा करेंगे क्या, नहीं, डिस्प्लेसमेंट देखना होगा इनिशियल पॉइंट ए से फाइनल पॉइंट बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही बनेगा ना, इससे भी शॉर्ट कुछ हो सकता है क्या, नहीं। तो ए से बी की तरफ, और ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है सेंटर से होते हुए, इसी को तो हम डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस, यानी 2 इंटू रेडियस कितना है 14, कितना हो गया 28 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 28 मीटर। डायरेक्शन की बात करें तो ए टू बी, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, दो तरह से 28 मीटर हो सकता है, बी से ए भी हो सकता है, ए से बी भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल टू फाइनल लिया जाता है। तो इनिशियल ए फाइनल बी, तो ए टू बी हो गया। नेक्स्ट कंडीशन में अगर हम देखें तो 1/4 ऑफ द सर्कल की बात की गई है। 1/4 का मतलब एक सर्कल को 4 भागों में हमने बांट दिया है ना, और 4 भाग में बांटने के बाद एक भाग की बात कही जा रही है ए से बी तक। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमें डिस्टेंस निकालना होगा तो पूरे सर्कल का 1/4 है तो पूरे सरकमफरेंस का 1/4 हो जाएगा, यानी c/4 है ना। जब सॉल्व करेंगे तो 2πr/4 हो जाएगा, 2 से 2 बार में, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 14 और डिवाइडेड बाई 2, 7 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, कितना हो गया 22 मीटर। तो डिस्टेंस आपको समझ में आ रहा है।
ठीक है, पूरा सर्कल हुआ तो 88, उसका आधा हुआ तो 44 और उसका भी आधा हुआ तो 22। ये तो सर सही है, लेकिन सर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हम करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ए से लेके इनिशियल पॉइंट बी फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, है ना, ये स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन जब बन रहा है, अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे इस लेंथ को निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा? ये एक हाइपोटेनियस है। अब ध्यान दें, सर्कल पूरा 360 डिग्री होता है, तो ये कितना हो गया? 90 90 90 90, तो ये 90 डिग्री है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हाइपोटेनियस का लेंथ निकालने के लिए हमें ये दोनों साइड तो पता होना चाहिए ना। तो रेडियस तो दिया हुआ है ना 14, सारे केसेस में सेम है, तो ये 14 मीटर है। ये रेडियस, ये भी रेडियस ही है, तो ये भी 14 होगा। एक सर्कल का सारा रेडियस सेम होता है, ये 14 है तो ये भी 14 है। तो अब हमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों मिल गया, हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे? अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, यही करेंगे ना। कितना होगा? 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 392, यही होगा ना, 392। जब इसको हम सॉल्व करें 392 को प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो 2 से कितना बाद में? 7 का पेयर और 2 का पेयर, कितना हो गया? 14√2 मीटर। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 14√2 मीटर। कहाँ से कहाँ? इनिशियल ए था, फाइनल बी था, तो ए टू बी। क्लियर है? इस क्वेश्चन में 1/6 ऑफ द सर्कल की बात की जा रही है, यानी सर्कल को हमें कितने भागों में बांटना है? 6 भागों में, 1 2 3 4 5 6, और आपको ए से बी का बताना है, इतना का। तो डिस्टेंस तो आई होप कि आप आसानी से निकाल ही लेंगे पूरे सर्कमफ्रेंस को 6 से डिवाइड करके। लेट्स सी कि आप डिस्प्लेसमेंट इसमें निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते। ये आपका होमवर्क है, ट्राई कीजिए। आपसे बनता है तो बढ़िया है, सेंड कीजिए बना के। नहीं बनता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन ट्राई ज़रूर करिएगा। टिल देन आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।